हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, है ना। तो ये जो क्लास 12वीं या क्लास 10वीं के लिए जो ये हमने डेरिवेशन का जो हेडिंग लिखा है, गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी यफ में क्या है, संबंध है। तो संबंध जब जब पूछे ना तो समझिए सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तो सूत्र देखिए, यफ बराबर आर बटे क्या होता है, 2 होता है। यफ का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी बराबर आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बटे क्या है, 2 है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो फोकस दूरी हमारी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर यह सिद्ध कर ले गए ना तो आगे अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए आप सूत्र आसानी से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बड़े आसानी से समझाएंगे, बड़े छोटे में समझाएंगे। इतना छोटा समझाएंगे ना कि आप समझ नहीं पाएंगे, अरे इतना छोटा इतना आसान। हाँ बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे। अवतल दर्पण है, पहले अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तो अवतल दर्पण बनाएंगे हम लोग। ये बन गया आपका अवतल दर्पण बन गया। यम1 और यम2 बन गया। अब यम1 यम2 जो अवतल दर्पण बनाना, तो आपको मैं बार बार समझाया हूं भी कि अवतल दर्पण को पूरे पूर्ण रूप से सजाइए। और सजाने के लिए मैंने बोला वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, है ना, फोकस, मुख्य अक्ष, सब कुछ दर्शाना पड़ेगा तभी आएगा आपको। तो देखिए ये बन गया परावर्तक पृष्ठ और यहां पर हो गया ध्रुव। ठीक। और ध्रुव के बाद इसको यदि ऐसे हल्के हाथ से ऐसे करेंगे तो गोला बनेगा, तो इसका सेंटर भी यहीं मिलेगा, सी मिल गया। और जैसे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मुख्य अक्ष। क्या बन गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसका नाम रखिए मुख्य अक्ष। ठीक, क्लियर? समझ में आया? अब मुख्य अक्ष मिलने के बाद आपको पता है कि इसका मध्य बिंदु क्या है, आपका फोकस है। क्या है? फोकस है। हालांकि हमने यहां लिख दिया कि वक्रता त्रिज्या फोकस की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी होती है। इस हिसाब से तो मैंने दर्शा दिया, लेकिन यही चीज आपको सिद्ध करके लाना है। ऑलरेडी फिगर में दिखाई दे रहा है कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी है। दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं दिखाई देने से मतलब नहीं है, आपको सिद्ध करके प्रूफ करके दिखाना है। तो दिखाया जाए ना। तो देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम सिखाए थे। कितने नियम? प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम सिखाए थे। 3 नियम में से पहला नियम फॉलो कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला नियम क्या था, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये प्रकाश की किरण कैसे गई है, मुख्य अक्ष के समांतर गई है। और यहां पर टकरा कर या परावर्तन के पश्चात किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये फोकस से निकली, ये फोकस से निकल गई। बात समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होगी, निकल जाएगी। ऐसा मैंने प्रतिबिंब बनाने के नियम में सिखाया था। और प्रतिबिंब बनाने के नियम में ही है कि सीधे गया तो टकरा के किससे निकला, फोकस से निकल गया। यहां तक आ गया ना। अब ये मेरा हो गया आपतित किरण। यहां बहुत अच्छे से इसे लिख दीजिए, आपतित किरण। आपतित किरण। और इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ये 2 हो गए ना हमारे। लेकिन आपतित और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब।
है ना। तो अभिलंब कहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ पर जहां पर प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित हुई है, उसी बिंदु से यदि हम वक्रता केंद्र से एक रेखा ड्रा कर दे, खींच दे, तो वह हमारा रेखा, और वह रेखा क्या बन जाएगा मेरा, वह रेखा बन जाएगा, वह रेखा बन जाएगा अभिलंब। क्या बन जाएगा, अभिलंब। ध्यान दीजिएगा। ये क्या बन गया, अभिलंब बन गया। क्या बन गया, अभिलंब बन गया। क्या बन गया, अभिलंब बन गया। ठीक, क्लियर, समझ में आया ना। और आपको पता होगा, अब यहीं से समझना है आपको फिगर। यहाँ तक बन गया ना। अब बनने के बाद इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। इसका नाम ए और इसका नाम क्या हो गया, बी हो गया। बाकी तो सब नाम दर्शाया गया है। अब बन गया ए बी सी एफ पी, सब कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ तक आ गया ना। अब देखिए, अगर फिगर आ गया समझ में, तो हम आराम से फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे। अब ये देखिए वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाया जाता है, आर से। यहां लिख देंगे वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस। इसको दर्शाएंगे स्मॉल एफ से। किससे दर्शा दिए, स्मॉल एफ से। आ गया समझ में ना। तो यहां पर हो गया पी एफ बराबर क्या निकल कर आया, स्मॉल एफ। और पी सी बराबर क्या निकल के आया, आर। अब इस चीज को जो प्राप्त हुआ है, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर पी एफ बराबर एफ, और पी और सी, पी सी बराबर क्या है, आर है। ये तो दिया गया पॉइंट है। आगे समझ में ना। अब हमें सवाल कैसे सॉल्व करना, हल करना, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं निगमन। निगमन क्या है, निगमन है। अब निगमन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपतित किरण, और ये जो पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है अभिलंब। अभिलंब है ना। तो प्रकाश कि परावर्तन में जब प्रतिबिंब बनाने का नियम बताया गया था, तो पहला नियम है ना। और प्रकाश के परावर्तन की इस पे घटना घटित हुआ है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे, 2 नियम थे। तो पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर हैं। और दूसरा था कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण, और आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर जब है, तो मान लीजिए इस कोण को अगर हम मान लेते हैं, माना एक कोण आई है, तो ये भी कोण क्या होगा, आई ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से ये क्या है, बराबर है। परावर्तन के नियम से क्या है, बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर लिखेंगे यहां पर एफ बी सी। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिए, ए बी और सी के बीच में कौन सा है, कोण आई है। आई बराबर एफ बी और सी के बीच में क्या है, आई है। इसका मतलब कोण आई बराबर कोण आई किस नियम से हो गया, परावर्तन नियम से। कौन से नियम से, परावर्तन नियम से हो गया। वो भी कौन सा नियम है, सबको पता होगा, सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ है, सेकंड।
ला है। सेकंड ला का मतलब द्वितीय नियम से हो गया। ठीक, अब हम समझेंगे, ये पॉइंट आ गया समझ में ना। अब इसी फिगर में आपको मिलेगा एकांतर कोण। क्या मिलेगा? एकांतर कोण। देखिए इस साइड में मैं एकांतर कोण बना के दिखा रहा हूं, कैसे देखो, या तो यही निकाल के दिखा दूं ताकि और आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ए हो गया ए, ये हो गया बी, ए से बी चला, बी से फिर देखिए आया है ऐसे सी, और सी से फिर ऐसे चला है एफ। देखिए ए से बी और बी से सी और सी से एफ, ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ए से बी तक गया है, बी से कहाँ तक आया? सी, और सी से कहाँ तक? एफ तक आया है। तो जहाँ जड का रूप बनता है वो होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण। अगर यहाँ 30 अंश है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 अंश ही होगा। तो अगर यहाँ पर ए बी और सी, ए बी सी की जगह पर कोण आई है तो ए भी कितना होगा? आई ही होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बी सी एफ का भी मान कितना होगा? आई ही होगा। किसके अनुसार? एकांतर कोण से। किससे लिखेंगे? एकांतर कोण से। तो यहाँ पर मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आएगा आपका कि बी सी एफ, बी सी एफ, ये जो कोण जहाँ लिखा है ये बीच में होना चाहिए अक्षर। तो देखिए बी सी और एफ बराबर कोण एफ बी सी, एफ बी सी। तो कोण बी सी एफ, देखिए बी सी एफ कितना है? कोण आई है, बराबर एफ बी सी, एफ बी सी बराबर कितना है? देखिए एफ बी सी बराबर भी क्या है? कोण आई है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या पता चला आपको कि ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। अब जैसे बराबर हुआ तो एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है आपको। देखो यहां पर, यहां पर लिखो, यहां पर जगह है, त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ, ये बी सी एफ में बराबर है। ये दोनों कोण किस में बराबर है? बी सी एफ में बराबर है। देख लीजिए बी सी एफ में ये दोनों कोण आपस में क्या हुए हैं? बराबर हुए हैं। तो लिखेंगे बी सी एफ में कोण आई बराबर कोण आई बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, इस ये त्रिभुज पूरी टोटल है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसके दो भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। क्यों? क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं तो इसके दो भुजा भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो यहां पर हो जाएगा बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। ये किसके नियम से हुआ? सम द्विबाहु त्रिभुज से। किससे? समद्विबाहु त्रिभुज से। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समझिए, इसमें इसको मैं निकाल के बाहर कर रहा हूं, निकाल कर क्या कर रहा हूं? बाहर कर रहा हूं। देखो यहां पर ऐसे है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है। अगर ए कोण और ए कोण आपस में क्या है? बराबर है, बराबर है, तो जहाँ बराबर होते वो आधार होता है। ये क्या होता है? आधार। ठीक, और ए भुजा और ए भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर उसके दो भुजा भी क्या होंगे? बराबर। इसलिए बी एफ बराबर सी एफ हो गया। बात समझ में आया ना? अब आगे चलते हैं। चलो ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं अब। ठीक, अब ध्यान देना है, ये जो बिंदु B है ये P के बहुत नजदीक है। P के क्या है? बहुत नजदीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग यदि द्वारक छोटा होता जाए तो बिंदु B बिंदु P पर संपाती
होगी। मतलब यदि द्वारक छोटा होता जाए, अगर बी को यहाँ मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाए तो धीरे धीरे द्वारक बन जाएगा। वह द्वारक धीरे 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 जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, ये बी वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पी पर आ जाएगा। तो जहाँ पर बी वाला पॉइंट बी पी पर आ रहा है, तो पहले देखिए क्या था, पहले यहाँ पर था बी एफ था, और यही बी एफ जो है, ये बिंदु अगर बी इधर आ गया तो बिंदु बी पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले बी एफ बोल रहे हैं, और यही बी अगर पी पे आ गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में ना? देखो कैसे ये बिंदु बी जो है, यदि धीरे 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 द्वारक छोटा, बिंदु बी अगर पी पे आ गया तो बिंदु बी को पी भी कह सकते हैं, पी को क्या कह सकते हैं, बी भी। तो जहां पर हम बी एफ बोल रहे हैं वहीं पर क्या बोल देंगे, पी एफ। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यहां तक आया समझ में ना? अच्छा, अब समझो, ये दोनों बराबर हो गया। अब आगे देखिए कड़ी है कि ए भुजा और ये तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब बी एफ के बराबर पी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी एफ लिख देंगे। बोलो आया कि नहीं आया? ये पॉइंट आ गया समझ में? इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, है ना? अब हम क्या करेंगे, अब हमें पीसी उठाना है। क्या उठाना है, पीसी। पीसी बराबर देखिए पी और सी दो टुकड़े में बटा है, तो हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ। ठीक, तो पीसी बराबर, ये देखिए सी एफ के बराबर पी एफ है कि नहीं है? क्यों पी एफ ही उठा रहे हैं? क्यों हम पी एफ की जगह पे सी एफ नहीं रख रहे हैं? हम सी एफ की जगह पी एफ रख रहे हैं क्योंकि भाई पी एफ की जगह पर हमारा क्या एफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ। तो यहाँ जाएगा पी सी का वैल्यू कितना है, देखिए पी सी का वैल्यू आर है और पी एफ का वैल्यू एफ है और इसका भी एफ है। तो आर बराबर एक एफ के लिए हो जाएगा 2 एफ, या एफ बराबर आर बाई 2। इस प्रकार हमने क्या किया, एफ बराबर आर बाई 2 सूत्र को क्या किया, प्राप्त कर लिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक।